गणमान्य अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों और बहनों, नरेंद्र भाई का सद्भावना उपवास अपने अंतिम पड़ाव पर है। पिछले 3 दिनों में इस सद्भावना मिशन को जो अपार जन समर्थन मिला है, उसके लिए नरेंद्र भाई को खूब खूब बधाई और उनका खूब खूब अभिनंदन। मित्रों, मैं नरेंद्र भाई के एक गुण की बहुत कायल हूं, बहुत बड़ी प्रशंसक। मैंने व्यक्तिगत रूप से तो ये बात उन्हें कई बार कही है, मगर आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहती हूं कि आलोचना से विचलित हुए बिना अपने ध्येय पथ पर कैसे बढ़ा जा सकता है, ये कोई नरेंद्र भाई से सीखे। मित्रों, ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि व्यक्ति प्रशंसा से फूलता है और आलोचना से बिफरता है। आलोचना खलती है, सही नहीं जाती है। और उच्च पदों पर बैठे हुए लोग तो आलोचना बिल्कुल नहीं सह सकते। मगर पिछले 9-10 वर्षों में नरेंद्र भाई ने क्या क्या नहीं सहा। हर रोज मीडिया के कड़वे से कड़वे अग्रलेख, विरोधियों के अनर्गल प्रलाप, कोर्ट कचहरियों के चक्कर, सीबीआई की ग्रिलिंग, क्या क्या नहीं गुजरी उनके ऊपर, कल्पना करके भी रोम रोम कांप जाता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस सब बाधाओं को पार किया, उसके लिए बहुत आत्मबल की जरूरत होती है, भरपूर आत्मबल की आवश्यकता होती है। और वो आत्मबल केवल वो जुटा पाता है मित्रों, जिसे जनता से ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये रहस्य नरेंद्र भाई ने समझ लिया और उन्होंने सीधे अपना तार गुजरात की जनता से जोड़ दिया। मैं परसों उनका एक भाषण टेलीविजन पर सुन रही थी, जो उन्होंने प्रारंभ में दिया था इस उपवास के। वो कह रहे थे, 45 डिग्री टेम्परेचर में हम गांव में जाकर पूछते हैं कि बताओ आपने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला करवाया कि नहीं करवाया। ये है राजनीति की कार्यशैली नरेंद्र भाई की। उन्होंने एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर वो राजनीति नहीं करते मित्रों, वो धूल में, धक्कड़ में, धूप में, बारिश में जनता के बीच पहुंचते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। और इसीलिए वो चुनाव के समय कह पाते हैं, जो मीडिया लिख रहा है उसे पढ़कर वोट का फैसला मत करना, जो विरोधी कह रहे हैं उसे सुनकर वोट का फैसला मत करना, जो मैं कर रहा हूं उसे देखकर वोट का फैसला करना। और जनता उनके इस वाक्य को स्वीकार करती है और जो प्रत्यक्ष आंख से देखती है उसके ऊपर उन्हें वोट देती है, उसके ऊपर उन्हें जनता का समर्थन मिलता है। मेरा यह स्थापित मत है मित्रों कि जिस व्यक्ति को जनता का प्यार मिलता है, फिर कोई बाधा उसके रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि जनता का प्यार हर तिकड़म को असफल कर देता है और हर अनर्गल आरोप को समाप्त कर देता है, खारिज कर देता है। और इस बात का साक्षात उदाहरण पेश किया है नरेंद्र भाई ने। इसीलिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैंने उन्हें फोन करके भी कहा और बाहर भी कहा कि आज मेरे भाई अग्नि परीक्षा पास कर गए हैं। और मैंने कहा, सत्यमेव जयते, वर्षों बाद हुई मगर आज सत्य की विजय हुई। मित्रों, सद्भावना उपवास तो नरेंद्र भाई पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन मैं इस मंच पर खड़े होकर कह सकती हूं, पर सद्भावना से राज तो वो पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। और मैं अपनी बात को प्रमाण से पुष्ट करना चाहूंगी, और प्रमाण भी ऐसा जिसकी काट विरोधियों के पास भी नहीं होगी। जो बात मैं बताने जा रही हूं शायद नरेंद्र भाई तक भी अभी नहीं पहुंची होगी। नरेंद्र भाई इसी 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को
एनआईसी की मीटिंग थी विज्ञान भवन दिल्ली में, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की। वेंकैया जी, आपको भी खुशी होगी, उस मीटिंग में हमारी घोर विरोधी पार्टी, कश्मीर की पार्टी पीडीपी की अध्यक्षा मोहतरम महबूबा मुफ्ती जी ने भरी मीटिंग में कहा कि मेरे एक मुस्लिम मित्र ने मुझे बताया कि वो गुजरात में उद्योग लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से समय मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत समय मिल गया, पर जब वो मिलने के लिए मुख्यमंत्री को गए तो हैरान रह गए कि मुख्यमंत्री ने सारे संबंधित अधिकारियों को अपने कक्ष में बुला रखा था। आधे घंटे की चर्चा के बाद वहीं निर्णय हो गया और अब वो अपना उद्योग गुजरात में लगा रहे हैं। ये बात किसी और ने नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कही। अगर आडवाणी जी मोदी जी की तारीफ करें तो कोई कह सकता है उसमें मोह का पुट होगा। अगर सुषमा स्वराज नरेंद्र भाई की तारीफ करें तो आप कह सकते हैं भाजपाई मुख्यमंत्री की तारीफ करना सुषमा जी का फर्ज होगा। लेकिन हमारी घोर विरोधी पार्टी, जो विचारधारा से भी मेल नहीं खाती, उन्होंने एनआईसी की मीटिंग में, भरी मीटिंग में, जहां स्वयं प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहां गृह मंत्री मौजूद थे, जहां प्रणब मुखर्जी मौजूद थे, जहां एंटनी मौजूद थे और हर वर्ग के 148 लोग मौजूद थे, उसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुजरात एक प्रदेश है जहां मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हुआ। आधे घंटे में निर्णय हो गया। मित्रों, गुजरात की कोई विकास योजना ये देखकर नहीं बनती कि इसका लाभ हिंदू को मिलेगा कि मुसलमान को। जब वो सड़क की योजना बनाते हैं नरेंद्र भाई, तो ये नहीं पूछते कि इस गांव से, जिस गांव से ये सड़क गुजरेगी, उस गांव में हिंदू रहता है या मुसलमान। जब कुटीर ज्योति की योजना बनती है तो ये नहीं पूछा जाता कि जहां रोशनी बल्ब की जा रही है उस कुटीर में हिंदू रहता है कि मुसलमान। जब 108 की एम्बुलेंस की कॉल आती है तो एम्बुलेंस वाला ये नहीं पूछता कॉल करने वाली प्रसूता हिंदू है या मुसलमान। जब महिला साक्षरता का मिशन चलता है तो स्कूल में दाखिल कराने के लिए कोई ये नहीं पूछता कौन की बेटी है, हिंदू या मुसलमान। वो जो योजना चलाते हैं 100% लोगों के लिए चलाते हैं, 100%। और 100% का मतलब है कि उसका लाभ गुजरात में रहने वाले हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, सिख को, पारसी को, सबको मिलता है जो गुजरात की धरती पर रहता है, क्योंकि उनकी निगाह में वो व्यक्ति केवल गुजराती है, केवल और केवल भारतीय है। जात और मजहब की निगाह से नरेंद्र भाई अपने किसी गुजरात के व्यक्ति को नहीं देखते। मित्रों, 4 वर्ष पहले मुझे इजराइल जाने का मौका मिला। हमारे यहाँ संसद में ग्रुप बनते हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप्स, अन्य देशों के साथ के मैत्री समूह। तो इंडो इजराइल पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप की मैं अध्यक्षा थी, चेयरमैन थी। उसी नाते मैं इजराइल गई थी। इजराइल की जो योजनाएं, जो स्कीम्स अच्छी चलती हैं, उसमें से एक प्रमुख है ड्रिप इरिगेशन स्कीम, जिसे गुजरात में टपक सिंचाई कहते हैं। मैं इजराइल में वो योजना देखने गई तो वहां खड़े अधिकारी ने मुझे कहा कि मैम, आप यहां क्यों देखने आई हैं? जसका तस इसका नमूना आपको गुजरात में मिल जाएगा। गुजरात ने ये टपक सिंचाई योजना अपना ली। और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी हुई जब मैं उस फैक्ट्री में गई जहां उस ड्रिप इरिगेशन की चिप बनती है। तो उन्होंने कहा कि मैडम, आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने इसको इतने बड़े पैमाने पर अपनाया है कि हमको लगा कि यहां से सप्लाई करने के बजाय हम वहीं फैक्ट्री लगा लें, हम तो ये चिप वहीं बना रहे हैं। जब दूसरे देश की धरती पर जाकर ये सुनने को मिलता है, जब एनआईसी की मीटिंग में तारीफ सुनने को मिलती है, तो मित्रों, माथा ऊंचा होता है और मन अभिभूत हो जाता है। लेकिन यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि केंद्र की सरकार की हर संस्था जो राज्यों की कार्यशैली का आकलन करती है, वो गुजरात को अव्वल दर्जे से पास करती है। लेकिन तो भी दलगत राजनीति के चलते केंद्र की सरकार गुजरात राज्य के विकास में हर दिन अड़ंगे लगाती है। मैं पुरानी बातें नहीं करती, ताजा उदाहरण देती हूं लोकायुक्त की नियुक्ति का।
क्या किसी राज्य में यह हुआ है कि लोकायुक्त को नियुक्त कर दिया जाए और चीफ मिनिस्टर से बात भी न की जाए? अभी अभी सरकारी लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत हुआ है। यहां संसद के मेरे कई साथी बैठे हैं, गोपीनाथ जी बैठे हैं, बलबीर पुंज बैठे हैं। जो चयन समिति लोकपाल की बनी है मित्रों, उसमें सरकारी पक्ष की भरमार है। वहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि चयन समिति में ये बाहुल्य कम करो। अपने लिए लोकपाल चुनना हो तो सरकारी पक्ष से चयन समिति भर दो, और गुजरात का लोकायुक्त चुनना हो तो चीफ मिनिस्टर की अनदेखी कर दो। संविधान का सरासर उल्लंघन और संवैधानिक अवहेलना होने के बाद केंद्र मौन साधे बैठा है। प्राइवेट बात में हर बड़े व्यक्ति ने माना, सरकार में बैठे हुए हर बड़े व्यक्ति ने माना गलती हुई है, लेकिन गलती सुधारने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि राज्य की इकाई नहीं मानती। ये कैसी सरकार है मित्रों, ये कैसी पार्टी है जिसके आका ये मानते हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक मर्यादा की अवहेलना हुई है, और अंदर से ये इच्छा भी जताते हैं कि इस गलती को हम सुधारना चाहते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे संविधान नहीं चलेगा। हमने जब उन्हें जाकर कहा कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार है और गुजरात के साथ अन्याय है, तो सबने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कोई इसको सुधारने को तैयार नहीं है। पर मैं जानती हूं नरेंद्र भाई ने संघर्षों में से रास्ते बनाए हैं। ये भी एक और संघर्ष है मित्रों, जहां से रास्ता निकलेगा और नरेंद्र भाई अपनी विजय पताका फहराते जाएंगे। मैं आज आई हूं उन्हें शुभकामनाएं देने, मैं आई हूं इस सद्भावना उपवास को समर्थन देने, इसलिए मुझे लंबा भाषण नहीं करना। मैं एक ही बात यहां कहना चाहती हूं कि नरेंद्र भाई इस आत्मबल को बनाए हुए और इस सद्भावना के भाव को मन में बसाए हुए आप राजपथ पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम सब आपके साथ हैं, गुजरात की जनता आपके साथ है। और इसी के साथ मैं ये अनुरोध भी करना चाहूंगी कि नरेंद्र भाई, समय हो गया है, आपने 6 बजे ये अनशन त्यागना था। आप परम पूज्य संतगण के हाथ से रस ग्रहण करिए और अपना उपवास समाप्त करिए, अपना अनशन त्यागिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।